दोस्तों नमस्ते। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमें राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण, उसके राजस्थान के भौतिक एवं प्राचीन उपनाम पढ़े थे। राजस्थान का परिचय हम पढ़ चुके हैं, राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण, भौतिक स्वरूप से संबंधित रहेगा। देखो, राजस्थान को भौतिक दृष्टि से कैसे विभाग किया जाता है, कौन कौन सी विशेषताएं हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र का जो भौतिक वर्गीकरण वो किस आधार पर किया जाता है। भौतिक वर्गीकरण का जो आधार होता है, भौतिक वर्गीकरण का जो आधार होता है वो क्या होता है, किन किन आधार पर उनको विभाग किया जाता है। तो उस क्षेत्र की कृषि, जलवायु, वर्षा, खनन, उद्योग, वन, इन सभी को ध्यान में रखते हुए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र है उनकी इन सब विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसके भौतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि हम राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण की बात करें कि राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण, तो राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण में सबसे पहले एक नाम आता है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। देखो, वीसी मिश्रा ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। और उस पुस्तक में उन्होंने, इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1968 में नेशनल ट्रस्ट बुक द्वारा करवाया गया। इस पुस्तक में वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया। यदि क्वेश्चन पूछे थे वीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया है, तो टोटल 7 भौतिक प्रदेश हमें प्राप्त होते हैं वीसी मिश्रा के अनुसार। इसके बाद एक विद्वान और आते हैं जिनका नाम आता है प्रोफेसर रामलोचन सिंह। रामलोचन सिंह, और इन्होंने सन 1971 में भारत का भौतिक वर्गीकरण करते हुए राजस्थान को 2 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया। 2 प्रमुख और 4 इसके उपविभाग देखें तो कितने विभक्त किए, टोटल 4। और लघु प्रदेशों की बात करें तो लघु प्रदेश विभक्त करते हुए टोटल 12 वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुति किए। तो इस प्रकार से रामलोचन ने मुख्य भौतिक प्रदेश 2 बताए हैं, वीसी मिश्रा ने टोटल 7 भौतिक प्रदेश बताए हैं। ये प्रस्तुत वर्गीकरण 1971 में प्रस्तुत हुआ। ये सर 1968 में इनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ जिसमें राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया। इन सभी वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए हमने जो सर्वमान्य वर्गीकरण हम जो मानते हैं, सर्वमान्य जो सिद्धांत आता है वो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त करते हैं। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राजस्थान को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। ये सर्वमान्य वर्गीकरण हमें प्राप्त होता है। अब देखो, ये 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, और ये चारों किसके अवशेष माने जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन काल में पृथ्वी है, उस पर संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था और शेष भाग महासागरीय था। जो महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया, और जो शेष भाग था, जो महासागरीय भाग था, उसका नाम आता है पेंथालासा। पेंथालासा। किसी भौतिक कारण से पेंजिया महाद्वीप में विस्फोट हुआ और ये 2 भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, और इसी गोंडवाना लैंड, देखो, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में और विभाजन होते गए और इस प्रकार से कालांतर में कुल 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ।
7 महाद्वीप बने, जिसमें से उत्तरी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका ये अंगारा लैंड से निर्मित है। दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका ये गोंडवाना लैंड से निर्मित है। भारत दक्षिणी एशिया में आता है और भारत में स्थित है राजस्थान, तो राजस्थान किसका अवशेष माना जाएगा? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाएगा। एक तो गोंडवाना लैंड हो गया। एक देखो टेथी सागर आता है, जो कि इन दोनों के मध्यवर्ती भाग है टेथी सागर, और उस टेथी सागर का कुछ भाग है वो भारत में स्थित है। भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, वो टेथी सागर का भाग है। राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है ये भी टेथी सागर का भाग माना जाता है। अब देखो हम राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन से आते हैं और वो किस किस के अवशेष है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उनका विस्तार माना जाता है और वहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है, इन सबको हम डिटेल से विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो देखो राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में भाग किया जाता है। वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश आता है इसका नाम आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भौतिक प्रदेश आता है उसका नाम आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो भौतिक प्रदेश आता है उसका नाम आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा भौतिक प्रदेश आता है उसका नाम आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसी का दूसरा नाम आता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। अब देखो यदि हम इनकी विशेषता देखें कि ये कौन से क्षेत्र कितने क्षेत्र में विस्तृत है, यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है और ये किसके अवशेष है। सबसे पहले हम अवशेष की बात करें कि ये किससे निर्मित है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ थार के मौसम का विस्तार है ये टेथी सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथी सागर का अवशेष है। और इसका परिणाम ये निकला कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मिट्टी में मर्दान में लवण पाए जाते हैं और लवण के कारण ही यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। दूसरा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में खारे पानी की झीलें क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि यह प्रदेश टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। दूसरा देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतमाला जैसा कि हम जानते हैं यह एक प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण प्री-कैम्ब्रियन युग में हुआ है, प्राचीन है, तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। गोंडवाना लैंड का अवशेष ये मानी जाती है। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर का भौतिक प्रदेश। तीसरा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो मैदानी प्रदेश का निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा बहाकर लाई गई तलछट के जमा होने से होता है और जहाँ ये तलछट द्वारा निर्मित मैदान, जहाँ जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान पाए जाते हैं, खादर व बागर पाए जाते हैं, यह है टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। ये टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। इसके बाद देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार है, ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है क्योंकि पठारी भाग है। पठारी भाग में काली मृदा पाई जाएगी और काली मृदा है उसका निर्माण लावा के या मैग्मा के जमा होने से होता है, तो वो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। तो 4 भौतिक प्रदेश हैं, उनमें से 2 टेथी सागर के हैं और 2 हमें गोंडवाना लैंड के अवशेष प्राप्त होते हैं। यदि हम देखें
इनका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना योगदान है, कौन सा क्षेत्र प्रदेश है, कितने प्रदेश में निवास, कितने क्षेत्रफल पर निवास करता है। राजस्थान के कुल भौतिक क्षेत्र में देखें, पश्चिमी मत्स्य प्रदेश है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर विस्तृत है। मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, पश्चिमी मत्स्य प्रदेश है। या आप ये मान सकते हैं ये 2/3 भाग में विस्तृत है, या इसका क्षेत्रफल माने तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ये राजस्थान के पश्चिमी मत्स्य प्रदेश के संबंध में आते हैं। और यहाँ राजस्थान की कुल आबादी का 40% भाग निवास करता है। ये जनसंख्या है 40%, और ये क्षेत्रफल है 61.11% भाग यहाँ निवास करता है। यदि अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये राजस्थान के कुल भूभाग के 9.3% भाग पर है। और यहाँ यदि हम जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग यहाँ निवास करता है। उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। ये राजस्थान के कुल भूभाग के 23.3% भाग पर विस्तृत है। और यहाँ राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% भाग निवास करता है। अब देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितने भाग में 100% टोटल मानते हैं तो 61, 9, 70 हो गया, 70, 23, 93 हो गया। उसके बाद 1.3, 4, 4, 3, 7 पॉइंट बचे 3, तो लगभग 6.3%। मूलतः तो ये आता है। अब कुछ स्थानों पर 6.89 भी मिलेगा, कुछ ही भागों में आपको 9.3 भी प्राप्त होता है। यदि हम प्रतिशतता के आधार पर देखें तो हमें जो प्रतिशत प्राप्त होता है वो 6.3% भूभाग प्राप्त होता है। ये तो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है। और यदि हम जनसंख्या की बात करें तो 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आ जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाग है वो कौन सा है, थार का मरुस्थलीय या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये तो सबसे बड़ा है। यदि सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश इसमें सबसे छोटा माना जाता है। यदि पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश यदि पूछ लिया जाए भौतिक प्रदेश, तो सबसे बड़ा कौन सा है जहां 40% जनसंख्या निवास करती है, वो सबसे बड़ा है, मतलब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और यदि हमें सबसे छोटा पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जिसमें सबसे कम देखो यहाँ 40 है, यहाँ 10 है, यहाँ 39 है और यहाँ 11 है, तो जनसंख्या में छोटा कौन सा हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया। ये तो क्षेत्रफल व जनसंख्या में बड़ी व छोटी हो गई। एक आता है देखो जनघनत्व। जनघनत्व का से है 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है, वो ही जनघनत्व कहलाता है। कितने व्यक्ति निवास करते हैं, निवास करने वाले लोग हैं, वो जनघनत्व आता है। तो जनघनत्व सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक जनघनत्व किस प्रदेश का है, सर्वाधिक जनघनत्व इस प्रदेश का है। क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। यदि जनघनत्व सबसे कम पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनघनत्व किसका है, तो सबसे कम जनघनत्व है
वो पश्चिमी मुसलिए प्रदेश का है। देखो जनसंख्या 40% है, क्षेत्रफल 61% है। तो जनसंख्या के प्रतिशत से क्षेत्रफल का प्रतिशत ज्यादा है, तो भूमि ज्यादा है, लोग कम है। तो भूमि ज्यादा होने के कारण लोगों की संख्या कम है, तो जनघनत्व कम आता है, तो ये आएगा पश्चिमी मुस्तलीय प्रदेश। अब यदि पूछ लिया जाए दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश तो कौन सा आएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और जनघनत्व की दृष्टि से लगभग समान, न तो उसमें जनसंख्या ज्यादा है न कम है, क्षेत्रफल और जनसंख्या लगभग समान है, तो 9.3 और 10% ये लगभग समान है, तो उत्तर होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये तो यहाँ से कॉमनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हो गए। अब देखो हम एक एक भौतिक प्रदेश को डिटेल से पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले आता है पश्चिमी मुस्तलीय प्रदेश। देखो पश्चिमी मुस्तलीय प्रदेश से हमें क्या क्या विशेषता प्राप्त होती है। पश्चिमी मुस्तलीय प्रदेश है, उसकी 2-3 विशेषताएं तो हम पढ़ चुके हैं। एक तो 33 सागर का अवशेष है, एक यहाँ राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर विस्तृत है, और एक इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर या 2/3 भाग राजस्थान के कुल भूभाग का विस्तृत है। इससे पहले देखो एक प्रश्न आता है कि राजस्थान के 4 जो भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों के भाग हैं। यदि भारत का हम भौतिक वर्गीकरण करते हैं तो भारत का भौतिक वर्गीकरण करते समय कुछ प्रदेश हम जब पढ़ते हैं तो भारत के भौतिक वर्गीकरण में एक तो आता है उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तो हिमालय का कोई भी भाग है वो राजस्थान में नहीं है, तो इसका तो नहीं है। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान है, ये 3 नदियों से निर्मित है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और गंगा की साइड यमुना, यमुना की साइड चंबल, और चंबल है राजस्थान से होकर प्रवाहित होती है। तो एक तो इसका विस्तार राजस्थान में है, राजस्थान का जो गंगा वो नदियों द्वारा निर्मित है वो उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। एक इसी का वो भाग आता है मुस्तलीय प्रदेश, तो वो भी इसका माने जाते हैं। एक आता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में कुछ पठार आते हैं जिनमें मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार। तो उनमें से जो मालवा का पठार है उसका विस्तार, दक्कन का पठार है उसका कुछ भाग राजस्थान में विस्तृत है, तो ये भौतिक प्रदेश है, ये भी राजस्थान में विस्तृत है। समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश, समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश, इसका राजस्थान में कोई विस्तार नहीं है, और द्वीप समूह का भी राजस्थान में कोई विस्तार नहीं है। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो भारत के कौन से भौतिक प्रदेश के भाग हैं? तो 2 भौतिक प्रदेशों में भाग है, उत्तर के विशाल मैदानी प्रदेश का और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के। इन 2 के विस्तार राजस्थान में भी हैं। जब भारत के इनका विवरण करते हैं तो इन 2 के विवरण में हम राजस्थान का अध्ययन करते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं पश्चिमी मुस्तलीय प्रदेश। पश्चिमी मुस्तलीय प्रदेश है, इस प्रदेश का विस्तार देखो, दिशा तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जो पश्चिमी दिशा है वहां इसका विस्तार माना जाता है। भारतीय कृषि विभाग के अनुसार, भारतीय कृषि विभाग के अनुसार इसका विस्तार राजस्थान के 12 जिलों में है। राजस्थान के 12 जिलों में इसका विस्तार है। वो 12 जिले कौन कौन से हैं? जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जोधपुर।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये टोटल 12 जिले हैं जहां इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। अब शेष हम पढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल जनसंख्या हम पढ़ चुके हैं। दूसरा देखो, यदि हम यहाँ वर्षा देखें तो इस पूरे भौतिक प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 0 से लेकर 50 सेमी वार्षिक वर्षा इस पूरे प्रदेश में होती है। जीरो से लेकर 50 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। यदि वनस्पति की बात करें, यहाँ वनस्पति इस प्रकार की पाई जाती है, तो यहाँ शुष्क मरुस्थली, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थली वन पाए जाते हैं। आप मरुस्थली को मरुद्भिद भी बोल सकते हैं। और यहाँ की मरुस्थली जो वनस्पति उसकी विशेषता होती है, कांटेदार होती है, जड़ें गहरी होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, कंटीली होती हैं, पत्तियों पर मोम की परतें पाई जाती है। ये सब विशेषता यहाँ पाई जाती है। आगे देखिए, इस मरुस्थलीय प्रदेश में यहाँ जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है थार के मरुस्थल का विस्तार। क्या पाया जाता है? थार का मरुस्थल पाया जाता है। और थार का मरुस्थल है ये 2 देशों में विस्तृत है, भारत और पाकिस्तान में। और इसी को भारत में कहा जाता है ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय महान मरुस्थल, भारतीय महान मरुस्थल। थार के मरुस्थल को भारत में किस नाम से जाना जाता है? भारतीय महान मरुस्थल। और इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। भारत में ये 4 राज्यों में विस्तृत है। भारत में 4 में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। और सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है। देखो, संपूर्ण थार के मरुस्थल का 58% भाग अकेले राजस्थान में है। तो सबसे ज्यादा विस्तार यहाँ पाया जाता है। और थार का मरुस्थल विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जिसका निर्माण पश्चिमी हवाओं से हुआ है। इसका निर्माण किसी हुआ है? पश्चिमी हवाओं से निर्माण हुआ है। अर्थात यदि पूछा जाए कि मरुस्थल का विस्तार किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो हवाएं पश्चिम से आती हैं। हवाएं किस दिशा से आती है? पश्चिम से आती है और पूर्व की ओर चलती है। तो मरुस्थल भी किस ओर बढ़ता है? पूर्व की ओर मरुस्थल का विस्तार बढ़ता है। जब ये मरुस्थल पूर्व की ओर बढ़ता है तो इस मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को कहा जाता है रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। यदि किसी को पूछा जाए कि रेगिस्तान का पूर्व की ओर बढ़ाव या प्रसार क्या कहलाता है, तो रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। और अरावली पर्वतमाला इसके विस्तार को रोकने का कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला इसके विस्तार को बाधित करती है। यदि अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो आज तक ये मुश्किल है, राजस्थान को पार करते हुए आदि यूपी तक पहुंच जाता है। ये भूगोलवेताओं का मानना है कि यदि अरावली नहीं होती तो पूरा राजस्थान मुश्किल क्रम में बदल जाता है। तो हम मान सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला इसके विस्तार को रोकने का, अवरोध का कार्य करती है। तो राजस्थान में पूर्व को ये विस्तार बढ़ता है, पश्चिमी हवाओं के कारण इसका निर्माण हुआ है। ऐसा एकमात्र मरुस्थल है और ये विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल है। घना बसा मतलब है कि इसका जनघनत्व सबसे ज्यादा है और जैविक विविधता भी इसकी सबसे ज्यादा पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जैविक विविधता किस मरुस्थल की पाई जाती है? थार के मरुस्थल की पाई जाती है। और इस जैविक विविधता के क्रम में ही हम जानते हैं, देखो एक जैविक या जीवाश्म पार्क यहाँ स्थित है। राजस्थान में एक जीवाश्म पार्क स्थित है। पूछा जाए राजस्थान में जीवाश्म पार्क कहाँ है, तो वो आता है आकल ग्राम में। आकल ग्राम में है। आकल ग्राम कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। आकल ग्राम कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और उस पार्क का नाम आता है, जीवाश्म पार्क का नाम आता है
ओकलवुड फॉसिल्स पार्क, ओकलवुड फॉसिल्स पार्क, जहां से हमने एक तो प्राचीन काष्ठावशेष प्राप्त होते हैं, प्राचीन काष्ठावशेष प्राप्त होते हैं, और एक हमें डायनासोर के अंडे के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये विशेषताएं हमें इस प्राचीन जीवाश्म पार्क से प्राप्त होती हैं, ये विशेषताएं हमें यहाँ से मिलती हैं। अब देखो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस प्रदेश को 25 सेमी वार्षिक वर्षा रेखा, 25 सेमी वार्षिक वर्षा रेखा इस प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभक्त करती है। तो वो 2 भाग कौन से हैं, आप इतने को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे पढ़ते हैं इस प्रदेश का विस्तार कि 25 सेमी वार्षिक वर्षा इसे पुनः 2 उपभागों में विभक्त करती है। वो 2 उपभाग हमें कौन से प्राप्त होते हैं, देखो एक तो आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक आता है अर्धशुष्क। तो 25 सेमी वार्षिक वर्षा इसे पुनः 2 भागों में विभक्त करती है। और ये 2 प्रदेश कौन कौन से हैं, एक तो आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और एक आता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो यदि इन दोनों की वर्षा देखी जाए तो शुष्क नाम से स्पष्ट हो रहा है 25 से कम होगी, तो 0 से लेकर 25 सेमी वार्षिक वर्षा जहां होती है वो प्रदेश कौन सा है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। और जिस स्थान पर 25 से 50 सेमी वार्षिक वर्षा होती है, 25 से 50 सेमी वार्षिक वर्षा होती है, उसे अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका यदि विस्तार देखें तो इसका विस्तार मुख्यतः 4 जिलों में, वो 4 जिले कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, यानी 4 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। जबकि अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका विस्तार है 8 जिलों में। जो शेष बचे हुए 8 जिले हैं वहां इनका विस्तार है, जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जालोर, पाली, इन 8 जिलों में इस प्रदेश का विस्तार माना जाता है। इस प्रदेश को पुनः 2 उपभागों में विभक्त किया गया है, एक तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। और इसको पुनः 4 उपभागों में विभक्त किया गया है। इसके 4 उपभाग देखो कौन कौन से प्राप्त होते हैं, एक तो आता है घग्गर का मैदान, एक आता है शेखावाटी भूमि या शेखावाटी प्रदेश, एक आता है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, और एक आता है गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। देखो इसके ये जो प्रदेश हैं, 2 प्रदेश हैं, इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थलीय भाग है, थार का मरुस्थल है, बालुका मिट्टी पाई जाती है, और इसका जो इस पूरे भौतिक प्रदेश का 60% भाग है वो बालुका स्तूपों से युक्त है, और 40% भाग है वो बालुका स्तूपों से मुक्त पाया जाता है। यहाँ बालुका स्तूप पाए जाते हैं, उनको स्थानीय भाषा में, जो बालुका मिट्टी है उसके जो स्तूप होते हैं उनको स्थानीय भाषा में दोरे या दरियन का कहा जाता है, दोरे या दरियन कहा जाता है। तो जो
बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है वो लगभग 60% भाग है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है वो 40% है। और यहाँ इस प्रदेश में देखिए बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो पोखरण जैसलमेर से लेकर, पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर से लेकर फलौदी जोधपुर तक, फलौदी जोधपुर तक विस्तृत जो भाग है उसको बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश के अलावा जो शेष बच गया, इस प्रदेश के अलावा जो शेष बच गया, इस प्रदेश को कहा जाता है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। देखो बालुका स्तूपों के हमें प्रकार प्राप्त होते हैं, कौन कौन से बालुका स्तूप हमें प्राप्त होते हैं, उनका विस्तार से हम वर्णन देखें, पढ़े कौन कौन से बालुका स्तूप हमें प्राप्त होते हैं। ये 4 प्रदेश बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बालुका स्तूप और बालुका मुक्ति पढ़ लेते हैं। तो बालुका स्तूपों के प्रकार हम देखें तो कौन कौन से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले देखो, जैसा हम पढ़ चुके हैं पश्चिमी मछली प्रदेश का निर्माण पश्चिमी हवाओं से हुआ, तो जो हवा के समानांतर, हवा की दिशा के समानांतर जो बालुका स्तूप बनते हैं, हवा की दिशा के समानांतर जो बालुका स्तूप बनते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य या अनुदैर्घ्य या पवनानुवर्ती पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहा जाता है। जो बालुका स्तूप हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं, जो हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं, उन बालुका स्तूपों को अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। जो बालुका स्तूप हवा की दिशा के, जैसे ये हवा चल रही है तो इनकी आकृति या तो ये प्राप्त होती है, आप इसको अर्धचंद्राकार आकृति बोल सकते हैं या तस्तरीनुमा बोल सकते हैं। तो अर्धचंद्राकार या तस्तरीनुमा जो बालुका स्तूप होते हैं इनको बरखान, और ये जो किनारे हैं इनके कारण इन्हें सीप कहा जाता है। सीप क्या है, ये बालुका स्तूपों का एक प्रकार है, तो इनको बरखान या सीप कहा जाता है, जो गंगानगर की सूरतगढ़ शेखावाटी क्षेत्र और जैसलमेर क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखें कुछ बालुका स्तूप हेयर पिन के समान होते हैं, इसके समान होते हैं, हेयर पिन के समान होते हैं, और उन बालुका स्तूपों को कहते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक। और ये जो पैराबोलिक बालुका स्तूप है ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालुका स्तूप कौन से हैं, तो उत्तर होगा पैराबोलिक बालुका स्तूप। इनकी आकृति कैसी होती है, हेयर पिन के समान होती है। और सभी प्रकार के बालुका स्तूप, सभी प्रकार के बालुका स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं, तब उत्तर होगा जोधपुर जिले में। और सबसे ज्यादा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो ज्यादा का उत्तर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में बालुका स्तूप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो हमेशा अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रकार के जोधपुर में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा पैराबोलिक पाए जाते हैं। इसके अलावा तारानुमा, छत्रकनुमा, अन्य बालुका स्तूप भी प्राप्त होते हैं। तो ये हमें बालुका स्तूपों के प्रकार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार देखें मरुस्थल के भी हमें कुछ प्रकार प्राप्त होते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इनको। इसके बाद देखें मरुस्थल के प्रकार, कि मरुस्थल के कौन कौन से प्रकार हमें प्राप्ति होते हैं।
मुस्तल के मुख्यतः जो प्रकार हम प्राप्त करते हैं वो सहारा के मुस्तल से प्राप्त होते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा मुस्तल है और अफ्रीका महाद्वीप में विस्तृत है, 11 देशों में विस्तृत है। और हमें जो प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है शुद्ध रेतीला मुस्तल, शुद्ध रेतीला मुस्तल। शुद्ध रेतीला मुस्तल है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको इर्ग कहा जाता है। एक आता है पथरीला मुस्तल, पथरीली जमीन जहां पाई जाती है, पथरीला मुस्तल, इसको हमादा कहा जाता है। और एक आता है मिश्रित मुस्तल, मिश्रित मुस्तल के नाम से जो आता है उसको रेग कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के हमें मुस्तल के प्रकार प्राप्त होते हैं। ये हमें मुस्तल के प्रकार प्राप्त होते हैं, जो कि कहाँ से लिए हुए हैं? सहारा के मुस्तल से प्राप्त होते हैं। इसी पश्चिमी मुस्तलीय प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है उसके सहारे समांतर एक भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है। और उस भूगर्भिक जल पट्टी को कहा जाता है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? एक तो ये भूगर्भिक जल पट्टियां, मतलब जल का स्तर ऊंचा पाए जाते हैं, मीठा जल पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ सेवण घास पाई जाती है, जो कि दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होती है। एक यहाँ पीवना नामक सरक की प्रजाति भी पाई जाती है। पीवना सरक है, वो कहाँ पाया जाता है? जो श्वास के साथ जल छोड़ने का काम करता है, वो लाठी सीरीज में पाया जाता है। जैसलमेर में ही एक स्थित है किड्स गार्डन। किड्स गार्डन कहाँ स्थित है? तो उत्तर आएगा कुलधरा, जैसलमेर में। कुलधरा जैसलमेर में स्थित है किड्स गार्डन। इसी मुस्तली भाग में जब 2 बालू का स्तूप होते हैं, उन बालू का स्तूपों के मध्य जब जल एकत्रित हो जाता है तो इस जल से अस्थायी झीलें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? अस्थायी झीलें बन जाती हैं। इन अस्थायी झीलों को पलाया झील कहते हैं। क्या कहा जाता है? पलाया झील कहा जाता है। और इन पलाया झीलों की सूखने से जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा एक खेती की तकनीक पैदा की गई, जिसे कहते हैं खड़ी कृषि, जिसमें रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। इन आकृतियों को इस प्रकार से अलग अलग बदल दिया जाता है। यहाँ जल एकत्रित हो जाते हैं, पहले यहाँ जोतना, फिर यहाँ, इस प्रकार से फसलें जोत ली जाती हैं और खड़ी कृषि यहाँ की जाती है। इन बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि है, इस निम्न भूमि को रन या टाट करते हैं। जैसे बाप, फलोदी, बिकमसरा, ये क्या है? ये रण क्षेत्र है। ये क्या है? ये रण क्षेत्र हैं, जो कि मुस्तली भाग में निम्न भूमि को कहा जाता है। और देखो, जब ये अस्थायी, ये जो रण क्षेत्र है जहाँ वर्षा का जल एकत्रित होकर झील बनती है, ये जब झील वाष्पीकरण के रूप में जल उड़ जाते हैं, तो इस स्थान पर सफेद नमक की परत बिछ जाती है, लवणीय परत बिछ जाती है। और उस लवणीय परत को क्या कहा जाता है? उस लवणीय परत को रेह या कलर कहा जाता है। और ये भूमि है वो भी लवणीय हो जाती है। तो लवणीय भूमि है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे रेही या रेह या कलर या लवणीय मिट्टी मृदा के नाम से जाना जाता है। ये सब विशेषता हमें पश्चिमी मसूरी प्रदेश की प्राप्ति होती है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी अपने अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आदि पर शेयर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रदेश का जो दूसरा भाग है और अरावली पर्वतीय प्रदेश, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस चैनल के माध्यम से
आपको संपूर्ण राजस्थान जीके करवाया जाएगा। ये नहीं है कि एक टॉपिक का एक भाग करवा दिया, एक भाग छोड़ दिया गया। जितने भी यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं उन सभी पर आप देखोगे तो पूरा जीके आपको नहीं मिलेगा। कहीं से आपको एक वीडियो मिल जाएगा, किसी टॉपिक के 2 मिल जाएंगे, कंप्लीटली नहीं मिलेगा। मैंने पीछे 3 टॉपिक करवाए वो कंप्लीटली करवाए हैं और आगे भी इसी प्रकार टोटल कंप्लीटली करवाए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट जरूर करें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप जैसे टॉपिक क्लियर होता है तो उन टॉपिक को आप वहाँ से क्वेश्चनों के माध्यम से हल भी कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी का पता भी चल जाए। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।